हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो कि है इसका पार्ट 2। और इसके पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था 5 एलिमेंट्स, जो कि थे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, दूसरा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, तीसरा लॉफुल कंसिडरेशन, चौथा कैपेसिटी ऑफ पार्टीज और पांचवा था फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट। और इस वीडियो में हम बाकी के 5 डिस्कस करेंगे। अगर आपने इसका पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, वहीं से आप चेक कर सकते हैं। देन हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बाकी के 5 एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे, जो कि है फर्स्ट लॉफुल ऑब्जेक्ट, दूसरा पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, तीसरा सर्टेनिटी, चौथा नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड एंड पांचवा नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज़। पहला है लॉफुल ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल एंड लीगल। टू persons cannot enter into an agreement to do a criminal act. Consideration or object of agreement is unlawful if it is forbidden by law or is of such nature that if permitted would defeat the provisions of any law or is fraudulent or involves or implies injury to person or property of another, or court regards it as immoral or opposed to public policy. The object of the agreement must be legal and lawful and legal. मतलब एग्रीमेंट जिस उद्देश्य से बनाया गया है वो हमेशा लॉ अकॉर्डिंग एज पर द लॉ, मतलब अंडर लॉ लॉफुल होना चाहिए और लीगल होना चाहिए। टू पर्सनस कैन नॉट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू डू ए क्रिमिनल एक्ट। क्रिमिनल एक्ट को परफॉर्म करने के लिए दो स्टूडेंट्स मतलब पर्सनस एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स नहीं होगा, पर्सनस होगा, मैंने गलती से स्टूडेंट्स बोल दिया था। टू पर्सनस कैन नॉट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू डू ए क्रिमिनल एक्ट। क्रिमिनल एक्ट को परफॉर्म करने के लिए दो पर्सन एक कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट नहीं बना सकते। कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट इज़ अनलॉफुल इफ़ इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ। कंसिडरेशन और इसका ऑब्जेक्ट मतलब जिस उद्देश्य से बनाया गया है एग्रीमेंट को, इज़ अनलॉफुल होगा अगर इज़ फॉरबिडन बाय लॉ, जिसको लॉ ने निषिद्ध घोषित कर दिया है। इज़ ऑफ सच नेचर दैट इफ़ परमिटेड वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। अगर इसका नेचर ऐसा हो कि जिससे प्रोविज़न ऑफ लॉ को मतलब उल्लंघन करना होगा, अगेंस्ट द लॉ। इज़ फ्रॉडुलेंट, फ्रॉड नेचर का हो। इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी टू अनदर। इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज मतलब जिसके परफॉर्मेंस से किसी थर्ड पार्टी को इंजरी हो और मे बी उसके प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है। कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। इमोरल मतलब अनैतिक, जिसको कोर्ट ने ही अनैतिक घोषित कर दिया है, और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के मतलब अगेंस्ट है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट lawful object. Then we move to the second point, which is possibility of performance. The terms of the agreement should be capable of performance. An agreement to do a act impossible in itself cannot be enforced. For example, A agrees B to discover treasure by magic. The agreement is void because the act in itself is impossible to be performed from the very beginning. The terms of the agreement should be capable of performance. मतलब एग्रीमेंट में जो कार्य है वो इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए, पॉसिबल कार्य होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल की मदद से हम इसको और भी क्लियर करते हैं। ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया कि ए बी को एक मैजिक मतलब जादू से एक ट्रेजर ढूंढ देगा, डिस्कवर ए ट्रेजर। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा क्योंकि ये परफॉर्म
मीन्स इम्पॉसिबल है, कोई भी मैजिक से मतलब ट्रेजर नहीं ढूंढ सकता। सिमिलरली ए ने बी को कहा कि मैं तुम्हारे लिए चांद ला दूंगा, तो मून को नहीं ला सकते, वो एक इम्पॉसिबल एक्ट है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, मतलब इस जो कार्य है वो पॉसिबल होना चाहिए, इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। अभी तीसरा, सर्टेनिटी। द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट इनडेफिनिट। मतलब सिमिलरली सर्टेन मतलब स्पष्ट होना पड़ेगा, टर्म स्पष्ट होना पड़ेगा और मतलब क्लियर होना पड़ेगा। एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं। ए एग्रीज टू पे ₹1 लाख टू बी इफ बी डिलीवर्स 10 gallons of oil to A. Such agreement is not valid since the terms of the agreement is not certain. ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया कि ए बी को 1 लाख रुपया देगा अगर बी 10 gallons ऑफ ऑयल 10 गैलन ऑयल ए को दे। अभी इसमें सिर्फ ऑयल मेंशन किया गया है, which type of oil is not mentioned in the agreement. So अगर मान लीजिए ए ने केरोसिन ऑयल मांगा, मतलब ए को चाहिए केरोसिन ऑयल, लेकिन बी ने सरसों का ऑयल भेज दिया, मस्टर्ड ऑयल भेज दिया, तो ये एक मतलब इसका टर्म मतलब क्लियर नहीं है, सर्टेन नहीं है और डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनिट है। सो ही शुड मेंशन इट दैट ए को कौन सा तेल चाहिए वो ए को मेंशन करना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग और कॉन्सेप्ट ऑफ दिस सर्टेनिटी। मतलब सर्टेनिटी जो मैंने समझाया, आई होप यू अंडरस्टैंड। अभी हम हमारा चौथा पॉइंट, नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड। द एग्रीमेंट शुड बी सच दैट इट शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग एनफोर्स्ड बाय लॉ। द एग्रीमेंट शुड बी सच दैट इट शुड बी केपेबल और बीइंग एनफोर्स्ड बाय लॉ। Certain agreements have been expressly declared illegal or void by the law. The agreement, जो एग्रीमेंट है वो एनफोर्सेबल बाय लॉ, जिसको हम लॉ के द्वारा एनफोर्स कर सकते हैं, विच इज़ केपेबल और बीइंग एनफोर्स्ड बाय लॉ। अगर कोई इलीगल एक्ट परफॉर्म के लिए एक एग्रीमेंट बनाया गया हो तो ये एक वॉइड एग्रीमेंट होगा, क्योंकि इलीगल एक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय लॉ। फॉर एग्जाम्पल से हम क्लियर करते हैं। ए एग्रीज टू पे 1 लाख टू बी इफ बी किल्स सी। द एग्रीमेंट इज वॉइड बिकॉज इट इन्वॉल्व्स क्रिमिनल एक्ट। द एग्रीमेंट टू पे 1 लाख टू बी मतलब ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया कि बी को ए 1 लाख रुपीज़ देगा इफ़ अगर बी सी को मार दे। मतलब ये क्रिमिनल एक्ट हुआ, मर्डर इज एन क्रिमिनल एक्ट, सो द एग्रीमेंट इज़ वॉइड बिकॉज एग्रीमेंट में एक क्रिमिनल एक्ट मतलब क्रिमिनल एक्ट परफॉर्म के लिए ही एक एग्रीमेंट बनाया गया था। सो ये हम एनफोर्स नहीं कर सकते लॉ के द्वारा। देन आई होप यू अंडरस्टैंड द 4 essential elements that I discuss in this video. हमारा 5वां पॉइंट है नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज। ए कॉन्ट्रैक्ट में बी मेड बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन। According to the Indian Contract Act, there is no difference between an oral or written contract. But in certain cases, there is a statutory requirement that a contract is required to be in writing and registered. The document in which the contract is incorporated to be stamped. Such a contract must comply with necessary formalities as to writing, registration and attestation. If formalities are not carried out, then the contract is not enforceable by law. इस पॉइंट में यही कहा गया है कि
ए कॉन्ट्रैक्ट में बी मेड बाय वर्ड स्पोकन और रिटन। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऑरल एग्रीमेंट, ऑरल कॉन्ट्रैक्ट और रिटन कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होता है कि दैट ए कॉन्ट्रैक्ट इज़ रिक्वायर्ड टू बी इन राइटिंग। एक कॉन्ट्रैक्ट लिखित रूप में होना पड़ेगा, रजिस्टर्ड होना पड़ेगा और मे बी उसमें जो पार्टीज इन्वॉल्व है उस पार्टी का सिग्नेचर भी होना पड़ेगा। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय नेसेसरी फॉर्मेलिटीज़ अगर मतलब फॉलो नहीं किए गए तो इज़ नॉट, तो हम इसको लॉ के द्वारा एनफोर्स नहीं कर सकते, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द 5 पॉइंट्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। देन और पहले जो मैंने पार्ट 1 दिया था एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का, उसको भी देख सकते हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अच्छे से देख लीजिए और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। देन थैंक यू।